ఉన్న నియర్ విత్ ఎస్ లోక్సభ సమావేశాలు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं. अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने सूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है. आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं. जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है. भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है. हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है. इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है. साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है. दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया. जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है. इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है. चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है. अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए. अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है. मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है. इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं. इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा. इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था. भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे. समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा.
इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम हो। इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और तीनों हमारी आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल की उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। चूंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से
यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वह भी यही कहते हैं। जबकि ये डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड पूरी तरह से दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना, 1993 और 1996 के समझौतों का यह उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार भी किया गया है। जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ्स और फ्रिक्शंस भी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोविड-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और आईटीबीपी के तेजी से डिप्लॉयमेंट हुई हैं और उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। ओके अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं। 1 मिनट, सेक्रेटरी जनरल ट्रांसलेशन शुरू कर दें। आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक, एक बार चेक कर लें दोबारा। ठीक, ओके।
अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने, अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति पूरी अपनी एकता और भरोसा दिखाया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम